everyone, welcome back to my YouTube channel Legal World. Myself Dr. Seema Goyal. Today in this video I am going to discuss about the amendments of the Constitution, which is one of the most important part for all the competitive exams. जैसा कि मैंने आपसे कहा, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान संशोधन। इसको जानने से पहले हमें इससे संबंधित कुछ आवश्यक फैक्ट जानने होंगे। जैसे कि हमारा जब संविधान बना था, दैट वाज द 26 जनवरी 1950 when the constitution came into existence. At the time of commencement of the constitution, there originally it was having 395 articles and 8 schedules in the beginning. जैसा कि मैंने आपको बताया, शुरू में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, उस समय हमारे संविधान में टोटल मिलाकर 395 आर्टिकल एवं 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ हुआ करती थी। परंतु यदि हम आज की बात देखें, प्रेजेंट स्टेटस देखें, देयर आर टोटल 448 आर्टिकल्स, बट द लास्ट आर्टिकल दैट इज काउंटेड एज 395 एंड दीज 440 आर्टिकल्स हैव बीन एनहेंस्ड ड्यू टू वेरियस अमेंडमेंट्स। और ये संविधान संशोधन ही हैं जिनकी वजह से आज संविधान में 448 अनुच्छेद हैं। तो आज हम उन्हीं सभी अनुच्छेदों के बारे में इस वीडियो में मैं उन्हीं सभी संविधान संशोधनों का जिक्र करने वाली हूँ, जिसकी वजह से आज हमें 448 आर्टिकल देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको हर संविधान संशोधन को पूरी तरह से डिटेल में बताने वाली हूँ। इफ वी टॉक अबाउट द अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज डीलिंग विद द पार्ट 20 एंड आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान का भाग 20 और एवं अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। कहा जाता है कि हमारा जो संविधान है वो पार्शली रिजिड है और पार्शली फ्लेक्सिबल है। यह पूरी तरह से रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। यदि हम संविधान संशोधन की बात करते हैं, इससे संबंधित प्रक्रिया का जिक्र अनुच्छेद 368 में किया गया है। Part 20 and Article 368 of the Indian Constitution describes about the procedure of amendment, and there are the 3 types of procedure that has been described by the Article 368 by which amendment can be made in the Constitution, जिसके जरिए संविधान में संशोधन किया जा सकता है। यहाँ पर 3 प्रकार की प्रक्रियाओं का जिक्र किया गया है। जब हम आर्टिकल 368 की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि यह संशोधन किया कैसे जाता है। इफ़ यू वांट टू मेक एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, देन इन दैट केस एनी अमेंडमेंट बिल शुड बी प्रोड्यूस्ड इन हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बाय एनी मेंबर विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। कोई भी संविधान संशोधन करने से पहले उससे संबंधित एक बिल पार्लियामेंट के किसी भी एक सदन में पेश करना होता है, जो किसी भी मेंबर के द्वारा बिना राष्ट्रपति की सहमति के भी पेश किया जा सकता है। एंड आफ्टर पासिंग फ्रॉम बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, बिल मस्ट बी साइंड बाय द प्रेसिडेंट। जैसा कि आपको पता है कि जब बिल दोनों हाउसेज से पास हो जाता है तो उसके पश्चात यहाँ पर राष्ट्रपति के साइन होने जरूरी हैं। जैसे ही राष्ट्रपति महोदय के साइन हो जाते हैं, वह बिल पूरी तरह से एक स्टैट्यूट की फॉर्म में माना जाता है। इफ यू टॉक अबाउट द प्रोसीजर कंसर्निंग द अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368, इट डिस्क्राइबिंग अबाउट द 3 वेज। यहाँ पे 3 प्रकार के तरीके बताए गए हैं। फर्स्टली बाय सिंपल मेजोरिटी, सेकेंड वन बाय स्पेशल मेजोरिटी एंड थर्ड वन बाय परफेक्ट मेजोरिटी। जब हम प्रोसीजर की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 प्रकार के तरीके हमें देखने को मिलते हैं। पहला, जैसे मैंने आपको बताया, साधारण बहुमत के द्वारा। दूसरा मैंने आपको बताया विशेष बहुमत के द्वारा। और तीसरा मैंने आपको बताया पूर्णतया बहुमत के द्वारा। अब मैंने इन्हें एक एक करके समझाती हूँ। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि पहला प्रोसीजर कहता है कि आप कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिन्हें साधारण बहुमत के द्वारा भी अमेंड किया जा सकता है। जैसे कि अनुच्छेद 3, 4, अनुच्छेद 107, ये वो अनुच्छेद हैं that can be amended by simple majority. If we want to know about the simple majority, we can say that the number of the members presented in the house that must consist the quorum of minimum 10% of the members. यदि हम सिंपल मेजोरिटी की बात करते हैं, साधारण बहुमत की बात करते हैं, इसका मतलब ये होता है
कि जब हाउस के अंदर ये बिल पेश किया जाएगा उस समय उस हाउस का जो कोरम होता है वो कम से कम उसके 10% मेंबर, जो टोटल मेंबर है उसका 10% मेंबर का प्रेजेंट होना अनिवार्य है। और जितने भी मेंबर वहाँ पर जो 10% मेंबर जो बैठे हैं उनके द्वारा कम से कम 50% प्लस 1 मेंबर के द्वारा उसको पास किया जाना चाहिए, उस तभी वह सिंपल मेजोरिटी से पास किया हुआ माना जाएगा। If we talk about the special majority, in case of special majority, the quorum must be more than the 50% members of the total number of members of the house. जब हम स्पेशल मेजोरिटी या विशेष बहुमत की बात करते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि जब हाउस के अंदर जब वो बिल पेश किया जा रहा है उस समय उसका कोरम कम से कम 50% से ज़्यादा का मेंबर का प्रेजेंट होना अनिवार्य है और वह बिल कम से कम 2/3 मेजोरिटी के द्वारा पास किया जाना चाहिए, तभी वह स्पेशल मेजोरिटी या विशेष बहुमत के द्वारा पास किया हुआ माना जाएगा। उदाहरण के लिए चेंज इन द फंडामेंटल राइट्स, चेंज इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल ड्यूटीज, दीज आर द सर्टेन इंस्टांसेस, दीज आर द सर्टेन आर्टिकल्स विच कैन बी अमेंडेड बाय द स्पेशल मेजोरिटी ओनली। ये वो अनुच्छेद है जिनको केवल स्पेशल मेजोरिटी या विशेष बहुमत के द्वारा ही पास किया जा सकता है। हम परफेक्ट मेजोरिटी की बात करते हैं, इसका मतलब यह होता है कि विशेष बहुमत के साथ साथ 50% से ज़्यादा राज्यों की सहमति होनी अनिवार्य है। यदि स्पेशल मेजोरिटी या विशेष बहुमत के साथ 50% से ज़्यादा राज्यों की सहमति मिल जाती है तो ऐसी स्थिति में यह कहा जाएगा कि वह बिल परफेक्ट मेजोरिटी के द्वारा पास किया गया है, पूर्णतः बहुमत के द्वारा पास किया गया है। परफेक्ट मेजोरिटी मीन्स स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट कंसेंट, मीन्स स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ मोर देन 50% ऑफ द स्टेट्स मस्ट कंसेंट ऑन दैट बिल, देन वी कैन से दैट द बिल हैज बीन पास्ड बाय द परफेक्ट मेजोरिटी। उदाहरण के लिए इलेक्शन ऑफ द प्रेजिडेंट, इलेक्शन ऑफ जो MLAs, MPs, federal changes, these are the certain articles which can be amended only by the perfect majority. इनको ये वो अनुच्छेद हैं जिनको पूर्णतः बहुमत के द्वारा ही पास किया जा सकता है। Now I am coming to the main point, that is the total number of amendments. If we talk about the total number of amendments that is made in the Indian Constitution till date, there are the 106 amendments that have been made till August 2023. संविधान संशोधनों की बात करते हैं तो अब तक कुल मिलाकर 106 संशोधन 2023 तक हो चुके हैं। अब मैं इन्हीं संशोधनों को एक एक करके आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। पहले हम जिक्र करते हैं फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का। इफ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दैट वाज मेड इन 1951, एज वी नो आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन came into force on 26 January 1950, and after 1 year of the passing of the Indian Constitution, the first amendment was made in 1951, and that was relating to the land reform. जब हम पहले संशोधन की बात कर रहे हैं तो यह लैंड रिफॉर्म से संबंधित था, भूमि सुधारों से संबंधित था, जिसके द्वारा हमारे संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया। जैसा कि आप जानते हैं इससे पहले हमारे संविधान में टोटल मिला के 8 अनुसूचियाँ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाली गई थी। इसके अलावा यदि आप देखेंगे तो आर्टिकल 19 क्लोज 2 वाज आल्सो एडेड बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट, एंड दैट इज टॉकिंग अबाउट द वी कांट स्पीक अगेंस्ट द नेशन। 19 क्लोज 2 ये कहता है कि हम अपने देश के खिलाफ कोई भी बात नहीं करेंगे। And the next article, that is 19 clause G, was also amended by the first amendment. 19 clause G जो आपके फ्रीडम ऑफ ट्रेड से संबंधित है, इसको भी फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा अमेंड किया गया था। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज आर्टिकल्स, आर्टिकल 31A, 31B was also amended. And the last article, that was 15 clause 4. Article 15 clause was added, that was providing for the special provisions for the weaker sections, and that was also added by the first constitutional amendment. These are the certain changes that have been made by the first constitutional amendment.
जैसा कि मैंने आपको बताया, अनुच्छेद 19 को क्लोज 2, 19 क्लोज जी, 31A, 31B, 15 क्लोज 4, these are the certain articles that have been amended by the First Amendment Act. Coming to the Second Amendment. If we talk about the Second Constitutional Amendment, that was made in 1952, and that was the amendment by which Article 81, Clause 1 was added. इसके द्वारा अनुच्छेद 81 के अंदर क्लोज 1 ऐड कर दिया गया, जिसके अंदर यदि हम देखें आर्टिकल 81 क्लोज 1 की जब हम बात करते हैं, दिस इज टॉकिंग अबाउट द सीट्स इन लोकसभा। तो यह लोकसभा के अंदर टोटल सीटों की बात करता है। सेकंड संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा की सीटों को 500 सीटों तक फिक्स कर दिया गया था। यह कहा गया था कि लोकसभा के अंदर मैक्सिमम 500 सीटें हो सकती हैं। इसके अलावा आर्टिकल 81 क्लोज 1 क्लोज बी was also added, and that is talking about the states shall be divided, grouped or formed into territorial constituencies. सेकेंड संविधान संशोधन के द्वारा 81 क्लोज 1 क्लोज ए, 81 क्लोज 1 क्लोज बी was added. Now come to next constitutional amendment, that is third constitutional amendment. जब हम तीसरे संविधान संशोधन की बात करते हैं, दिस वॉज मेड इन 1954 एंड दिस अमेंडमेंट रिप्लेस द फिगर मैंशनड इन आर्टिकल 81 क्लोज 1 क्लोज बी बाय 8,50,000 and 6,50,000. But the fourth constitutional amendment act that was made in 1955 and it seeks to amend article 31, 31A and 305 and the 9th schedule. यदि हम चौथे संविधान संशोधन की बात करते हैं, इसके अंदर यदि आप देखेंगे अनुच्छेद 31, 31 से अनुच्छेद 305 और 9th शेड्यूल, ये वो अनुच्छेद हैं जिनके अंदर संशोधन किया गया था। एंड द नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दैट इज द फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दैट वाज आल्सो मेड इन 1955। फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी 1955 में किया गया था, जिसके द्वारा यदि हम देखें, इट प्रोवाइडेड फॉर द प्रोविजंस दैट इज आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन provided that no bill either house of the parliament shall be produced except on the recommendation of the president unless proposal contained in the bill affects the areas, boundaries and name of the state. पांचवें संविधान संशोधन की बात करते हैं तो इसके अंदर 3 हैं, उसके अंदर परिवर्तन किया गया था और ये कहा गया था कि कोई भी बिल हाउस ऑफ पीपल में तब तक पेश नहीं किया जाएगा जब तक कि हमारा जो राष्ट्रपति है इसके ऊपर रिकमेंडेशन ना दे दे, और जब तक कि वो जो प्रपोजल है, जब तक उसके अंदर इस प्रकार का कोई मतलब जो अफेक्ट नहीं आ रहा, मतलब एरियाज में, बाउंड्रीज में और नेम ऑफ द स्टेट में यदि कोई चेंज परिवर्तन कोई आ रहा है, उससे संबंधित यदि कोई बिल है और उसके ऊपर प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन है, तभी वो बिल हाउस ऑफ पार्लियामेंट के अंदर पेश किया जाएगा। और जैसा कि आपको पता है कि अनुच्छेद 3 नए स्टेट के गठन के बारे में से संबंधित है, इसी से संबंधित हमारा 5वां संविधान संशोधन देखने को मिलता है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दैट इज द 6th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दैट वाज मेड इन 1956। छठा संविधान संशोधन 1956 में किया गया था और इसके द्वारा 7वीं अनुसूची के अंदर कुछ नए एंट्रीज को ऐड किया गया था। क्या आप जानते हैं 7वीं अनुसूची क्या है? If we talk about the 7th schedule, that is providing for the 3 lists, that is union list, state list and concurrent list. यहाँ पर 3 अनुसूचियों का जिक्र किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची वो सूची है जिसके अंदर ऐसे विषय दिए गए हैं जिसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को है, संघ को है। जबकि स्टेट सूची जो सेकंड सूची है उसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्यों को है, और जो समवर्ती सूची से संबंधित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दोनों के पास है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों उस विषयों पर कानून बना सकती है। 6वें संविधान संशोधन के अंदर इसी अनुसूची के अंदर
कुछ नई एंट्रीज को ऐड किया गया था। यहाँ पर जो यूनियन लिस्ट है इसके अंदर कुछ एक नई एंट्री नंबर 92A, एंट्री नंबर 54, ये छठे संविधान संशोधन के द्वारा ऐड की गई थी। इसके अलावा यदि आप देखें अनुच्छेद 269 और अनुच्छेद 286 भी इसी के द्वारा अमेंड किया गया था। इट आल्सो अमेंडेड आर्टिकल 269 एंड आर्टिकल 286 दैट इज रिलेटिंग टू द टैक्सेस वगैरह से संबंधित हैं, इनको अमेंड किया गया था। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया छठा संविधान संशोधन जिसके द्वारा 7वीं अनुसूची के अंदर कुछ नई एंट्रीज को ऐड किया गया। इसके अलावा अनुच्छेद 269 और 286 के अंदर संशोधन किया गया था। नाउ कम टू नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दैट इज द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज आल्सो मेड इन 1956। ये भी हमारा 1956 में किया गया था और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट अति महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। क्या आप जानते हैं इसमें ऐसा क्या हुआ था? इसके अंदर फजल अली कमेटी के सिफारिशों के आधार का पुनर्गठन किया गया था। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि बाय द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाय एज पर फजल अली कमेटी रिकमेंडेशन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन वाज मेड एंड द न्यू स्टेट्स दैट इज 14 न्यू स्टेट्स एंड 6 यूटीज वर मेड। यहाँ पर जो कुल मिलाकर 14 राज्य और 6 यूटीज का गठन किया गया फॉर मोर देन वन स्टेट। और ये भी कहा गया कि एक से ज़्यादा राज्यों के लिए एक गवर्नर की नियुक्ति की जा सकती है यदि प्रेसिडेंट इसके लिए सहमति दे। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस टाइप वाइज क्लासिफिकेशन वाज रिमूव्ड। यहाँ पे जो पहले आप अब देखेंगे अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 2 के अंदर जो टाइप वाइज क्लासिफिकेशन किया गया था राज्यों का वो सब खत्म कर दिया गया। इसके अलावा ये भी कहा गया कि हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट कैन हैंडल द नियर बाई यूटीज केसेस। ये कहा गया कि जितने भी हाई कोर्ट हैं, जितने भी राज्यों के हाई कोर्ट हैं, उनके नियर बाई जो भी यूटीज लगेगी वो उनके केसेस भी हैंडल कर सकती है। जैसे कि आदि आप देखें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के पास आपकी चंडीगढ़ यूटी पड़ती है तो वो उसके केसेस वही हैंडल करती है। तो इस तरह से ये कहा गया कि जितने भी हाई कोर्ट्स हैं उन राज्यों के पास जितनी भी आपकी यूटीज जो नियर बाई यूटीज होंगी उनके केसेस भी उन्हीं हाई कोर्ट्स के द्वारा हैंडल किए जा सकते हैं। तो ये सब मैंने आपको बताया 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 7वां संविधान संशोधन ये फजल अली कमेटी की सिफारिशों के आधार पर इसके अंदर 14 राज्यों और 6 यूटीज का गठन किया गया। इसके अलावा यह कहा गया कि एक से ज़्यादा अधिक राज्यों के लिए एक गवर्नर की नियुक्ति की जा सकती है। इसके अलावा जो यदि आप देखेंगे अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 2 के अंदर स्टेट का क्लास वाइज जो क्लासिफिकेशन किया गया था वो सब खत्म कर दिया गया और ये भी कहा गया कि जितने भी राज्यों के हाई कोर्ट हैं वो अपनी नियर बाई यूटीज के केसेस को भी हैंडल कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको डिटेल में बताया है। नाउ कम टू नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दैट इज द 8th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दैट वाज मेड इन 1959। अगला संविधान संशोधन दैट इज द 8th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1959 में किया गया था। एंड बाय दिस अमेंडमेंट आर्टिकल 334 वाज अमेंडेड and it was said that the political reservation will be valid for 10 years from the date of enforcement of the constitution। जैसे ही आपको पता है कि हमारे संविधान जो था 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अब क्योंकि संविधान बनाने के समय ये रिजर्वेशन 10 साल के लिए किया गया था और 8वां संविधान संशोधन इसको 10 साल के लिए एक्सटेंड करता है। तो इसके अंदर यदि हम देखें तो जो अनुच्छेद आपका 334 है उसके अंदर ये कहा गया कि ये जो रिजर्वेशन है जो प्रोवाइड किया गया है इसको 10 साल के लिए एक्सटेंड किया जाता है। इसके अलावा यदि आप देखें अनुच्छेद 330 और 331 के अंदर भी संशोधन किया गया है कि अनुच्छेद 330, 331 और 334 जो क्रमशः यदि आप देखें SC, ST और एंग्लो इंडियन से संबंधित हैं
और इनको रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं। तो इनको आप 10 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। ये सब हमारे 8वें संविधान संशोधन में देखने को मिलता है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, दैट इज द 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यदि हम अगले संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं तो ये 1960 में किया गया था। इफ यू टॉक अबाउट द 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बाय दिस 4 states, that is Assam, Tripura, Punjab and West Bengal, concerning land related accords were made between the India and the Pakistan। 9वें संविधान संशोधन के द्वारा असम, त्रिपुरा, पंजाब और वेस्ट बंगाल के अंदर यदि आप देखें, जो आपके कुछ ऐसे समझौते हुए थे जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुए थे, इनके अंदर जो भूमि थी इन राज्यों में उनसे संबंधित थे, उन समझौतों को यहाँ पर किया गया। 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दैट वाज मेड इन 1961। 10वां संविधान संशोधन जो 1961 में किया गया था, आपको याद रखना है, दैट इज रिलेटिंग टू द दादरा एंड नगर हवेली। यहाँ पे 10वां संविधान संशोधन दादरा एंड नगर हवेली को पूर्णतः यूटीज का दर्जा देता है, और यह अनुच्छेद 240 को अमेंड करके किया गया था। दादरा एंड नगर हवेली वाज कन्वर्टेड टू यूटी, मेकिंग अमेंडमेंट इन द आर्टिकल 240। तो यदि हम 10वें संविधान संशोधन की बात करते हैं तो इसके अंदर दादरा और नगर हवेली को पूरी तरह से यूटीज का दर्जा दे दिया गया। एंड द नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दैट इज द 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दैट वाज आल्सो मेड इन 1961। एंड बाय दिस अमेंडमेंट Article 66 Clause 1 of the Constitution was amended by substituting the certain words। 11वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 66 क्लोज 1 के अंदर संशोधन किया गया, और उसके अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स थे जिसको रिप्लेस कर दिया गया। जैसे कि जब आप आर्टिकल 66 पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट असेंबल्ड एट ज्वाइंट मीटिंग। जब भी ज्वाइंट मीटिंग होगी उस समय मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है वो प्रेजेंट होंगे, और इसी वर्ड्स को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया गया और ये कहा गया कि 4 मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज, दिस वाज सब्स्टिट्यूटेड फॉर द members of an electoral college consisting of the members of the house of the parliament shall be present or assembled at the joint meeting। इनके द्वारा, इन वर्ड्सों के द्वारा इसको रिप्लेस कर दिया गया। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आर्टिकल 66, आर्टिकल 71 क्लोज 4 वाज आल्सो एडेड बाय द 11th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 11वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 71 में क्लोज 4 ऐड कर दिया गया। And this provides for the election of the person as the president or vice president shall not be called in question on ground of existence of any vacancy for whatsoever reason among the members of the electoral college। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ये इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित है। 71 में एक नया क्लोज 4 ऐड गया। तो आपको इतनी ही बात याद रखनी है कि 11वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 66 जो ज्वाइंट मीटिंग से संबंधित है, इसके अलावा अनुच्छेद 71 के अंदर क्लोज 4 ऐड किया गया था। एंड द नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट दैट इज द 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अगला संविधान संशोधन जो 12वां संविधान संशोधन है, यह 1962 में किया गया था, 1962। And by this constitutional amendment, Article 240 was further amended। Talk about the 12th constitutional amendment। By this Article 240 was amended। यहाँ पे 12th constitutional amendment के द्वारा अनुच्छेद 240 में संशोधन किया गया। जैसा कि आप जानते हैं, in 1961 by the Operation Vijay, Goa liberation, which was taken from the Portugal, it was made to UT, that is to Goa and Daman and Diu। तो यहाँ पे आपको बस इतना ही याद रखना है कि इसके अंदर अनुच्छेद 240 में संशोधन किया गया है। इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट दैट इज द 13th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट दैट इज मेड इन 1963। 13वां संविधान संशोधन जो 1963 में किया गया, दैट इज रिलेटेड टू द नागालैंड राज्य। जो 13th संविधान संशोधन है दैट इज रिलेटेड टू द नागालैंड।
एंड दैट इज मेड द नागालैंड विद द फुल स्टेट। इसने नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया, जो हमारा 16वां राज्य था। जब आपको मैंने 7वां संविधान संशोधन में बताया था, मैंने आपसे ये कहा था कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट फजल अली कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया था और उसके द्वारा 14 राज्यों और 6 यूटीज का गठन किया गया था। जब आप इसके बाद देखते हैं तो यहाँ पर 15वां राज्य है, जैसा मैंने आपको बताया था गोवा। और जब आप 16वें राज्य की बात करते हैं तो नागालैंड को 16वां राज्य है, जो 13वां संविधान संशोधन था उसके द्वारा 16वां राज्य बना दिया गया। Say that the 30th constitutional amendment is relating to the Nagaland state, that is making to it a full state by making the amendment in Article 371 क्लोज। तो यदि हम देखें तो इसके लिए आर्टिकल कौन सा है, 371A, जो नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा देता है। एंड द नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दैट इज द 40th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अगला संविधान संशोधन जो 14वां संविधान संशोधन है, यह भी 1962 में किया गया था। एंड दैट इज रिलेटेड टू द पुडुचेरी। यहाँ पर जब आप देखेंगे, इसको नंबर वाइज आप याद रख सकते हैं। 12वां संविधान संशोधन गोवा राज्य और दमन एंड दीव से संबंधित है। 13वां संविधान संशोधन नागालैंड राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा देता है और 14वां संविधान संशोधन पुडुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा देता है। यदि आप इससे पहले देखें तो पुडुचेरी यूटी हुआ करता था, परंतु 14वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया है। जिसके अंदर यदि आप देखें पुडुचेरी, इसके अंदर 4 जगह आपको देखने को मिलती है। वो मैंने आपको यहाँ पे हाईलाइट भी कर रखी है, जैसे कि यहाँ पर मैंने अब नाम लिखा हुआ है यमन, माही, कराईकल और पुडुचेरी। दीज आर द 4 स्टेट्स विच वर इंक्लूडेड इन द पुडुचेरी। ये वो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, 4 जगह हैं जो पुडुचेरी के अंदर आती है। इससे पहले यदि हम देखें, पुडुचेरी एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, अब पुडुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। एंड इफ वी टॉक अबाउट द 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज अमेंडेड आर्टिकल 217। यदि हम 15वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करते हैं तो इसके द्वारा अनुच्छेद 217 के अंदर संशोधन किया गया। क्या आप जानते हैं 217 किससे संबंधित हैं? जब आप मेरी पहले कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियोस में जाएंगे, वहाँ मैंने आपको पूरे आर्टिकल पूरे टिक से समझाए हुए हैं। आप देखना चाहें तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो जब हम अनुच्छेद 217 की बात करते हैं, यह आपके हाई कोर्ट से संबंधित है। तो यहाँ पर जब हाई कोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर 217 हाई कोर्ट जजिस के रिटायरमेंट की बात करता है और उसकी एज की बात करता है कि कितनी एज में उसकी रिटायरमेंट होगी। तो जब हम आर्टिकल 217 क्लोज 1 की बात करते हैं तो 15वें संविधान संशोधन के द्वारा हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज को 60 साल से 62 कर दिया गया। इसके अलावा यदि आप देखें, हाई कोर्ट में जो रिट फाइलिंग की जो पावर थी उसको भी अमेंड किया गया था। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, ट्रांसफर ऑफ द हाई कोर्ट जजेस प्रोसीजर वाज आल्सो अमेंडेड। अनुच्छेद 222 जो ट्रांसफर ऑफ जजेस से संबंधित है, हाई कोर्ट जजेस से संबंधित है, जो ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस से संबंधित है, इसको भी 15वें संविधान संशोधन के द्वारा अमेंड किया गया था। तो यदि आप याद रखना चाहें तो 15वां संविधान संशोधन हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज को एनहेंस करता है, जो पहले 60 साल हुआ करती थी अब 62 साल कर दी गई। इसके अलावा ट्रांसफ़र ऑफ हाई कोर्ट जजेस का जो प्रोसीजर है उसको भी अमेंड किया गया। और इसके अलावा यदि आप देखें तो आर्टिकल 224A ऐड किया गया। तो दीज आर द 13 पार्ट्स दैट हैज बीन एडेड बाय द 15th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। एंड द नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट दैट इज द 16th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट दैट इज मेड इन 1963। 16वां संविधान संशोधन 1963 में किया गया था। एंड दैट हैज अमेंडेड आर्टिकल 19 बाय रिप्लेसिंग द वर्ड्स सोवरेन इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। एंड इट ऑल्सो अमेंडेड आर्टिकल 84, 173, शेड्यूल 3। तो जब हम 16वें संविधान संशोधन की बात करते हैं तो इसके द्वारा अनुच्छेद 19 में कुछ वर्ड्स ऐड किए गए थे, जैसे कि सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, जो पहले नहीं थे, इनको उसमें ऐड किया गया। इसके अलावा अनुच्छेद 84, 173 और तीसरी अनुसूची में परिवर्तन किए गए थे, जो आप यदि देखें तो MLAs और MPs की ओथ से संबंधित है। उसके अंदर यहाँ पर सोवरेन और इंटीग्रिटी जैसे वर्डों को डाला गया है।
तो 16वां संविधान संशोधन जो है वो एमपीज और एमएलएस के जो ओथ हुआ करती थी उसके अंदर कुछ वर्ड्स को उसने एंटर किया है। एंड इफ वी टॉक ऑफ द 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट दैट वाज मेड इन 1964, 17वां संविधान संशोधन जो 1964 में किया गया था, दैट इज अमेंडेड आर्टिकल 31 क्लोज ए दैट इज कंसर्निंग द लैंड एक्विजिशन एंड बाय दिस 9th शेड्यूल वाज अमेंडेड। आपको भी पता है कि लैंड रिफॉर्म से संबंधित कौन सा आर्टिकल शेड्यूल है, दैट इज शेड्यूल 9, और इसी के अंदर यहाँ पर 17वें संविधान संशोधन के द्वारा अमेंडमेंट किया गया है। इफ वी टॉक अबाउट द 18th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट दैट इज अमेंडेड आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 18वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 3 जो नए राज्यों के गठन से संबंधित है इसमें परिवर्तन किया गया था। 19वां संविधान संशोधन 19th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट दैट वाज मेड इन 1963, यदि आप देखें 18वां, 19वां और 20वां ये तीनों के तीनों संविधान संशोधन 1966 में ही किए गए थे। 18वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 3 में परिवर्तन किया गया, 19वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 324 को अमेंड किया गया और 20वें संविधान संशोधन के द्वारा एक नया आर्टिकल जो 233 है उसके पश्चात अनुच्छेद 233A ऐड किया गया। दैट प्रोवाइड्स फॉर द वैलिडेशन ऑफ द जज डिलीवर्स बाय सर्टेन डिस्ट्रिक्ट जजेस, जो ये कहता है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट जजेस के द्वारा जो भी निर्णय लिए गए हैं वो भी वैलिड होंगे, ये उनसे संबंधित है। तो मैंने यहाँ पर आपको 20th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तक किए हैं। इससे आगे के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाली हूँ, और मेरा प्रयास ये रहेगा कि आपको हर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट then you must put down in the comment section, and in case you like my video you must like, share and subscribe this channel for the further update. Thank you.